नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पर्यावरण शास्त्र से संबंधित है। तो इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों जो कि लगातार एग्जामों में पूछा गया है और उस प्रश्नों को हम आपके बीच में लाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़कर ना जाइएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है वो दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण जैव तकनीकी के अंतर्गत होता है। पर्यावरण की सफाई में सूक्ष्म जीवों का उपयोग, बायोरिमेडिएशन या फिर GMMS संबंधित लाभ तथा हानियों का अध्ययन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, निम्न में से कौन सा देश टेक्सास जंगली रूप में विलुप्त हो चुका है परंतु भारत के वानस्पतिक उद्यानों में संरक्षित किया गया है? वर्नोनिया सेवरेंसिस, एरिका वर्सिलेंटस, ब्रोमस वर्टिसिलेट्स या फिर ट्यूलिपा स्प्रेंजरी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्नोनिया सेवरेंसिस जो जंतु है, वो जंगली जो है ना टेक्सास, ये छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, भारत के वानस्पतिक उद्यानों से में संरक्षित करके रखा गया है, जो कि क्या है बाकी जगह से क्या विलुप्त हो चुका है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां से अगला प्रश्न है आपका, समुदाय का लक्षण निम्न में से कौन सा है? समुदाय का लक्षण है जाति विविधता, वृद्धि रूप, अनुक्रमण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो क्या है समुदाय का जो लक्षण है वो क्या है, जाति विविधता भी होता है, वृद्धि स्वरूप भी होता है और अनुक्रमण भी होता है। तो इस वजह से आपको ऑप्शन डी है वो लिया गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, अति संवेदनशील अभिक्रियाएं निम्न में से किसका उदाहरण है? प्रतिस्पर्धा का, एंटीबायोसिस का, शोषण का या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अति संवेदनशील अभिक्रियाएं हैं दोस्तों, वो किस किस से संबंधित है? ये एंटीबायोसिस का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत स्थिर होता है? आर चयनित का, के चयनित का, आर एवं के चयनित दोनों का या फिर एन चयनित का? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जिसने पर्यावरण को अधिक प्रदूषित किया है? जनसंख्या विस्फोट, नाभिकीय विस्फोट, जल विस्फोट, गरीबी विस्फोट या फिर स्वच्छता का अभाव। तो यहाँ पर जो पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, प्रदूषित किया है दोस्तों, वो है आपका जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही क्या होता है, पर्यावरण को बहुत सारी हानि पहुंचती है। ये भोजन के रूप में, ऊर्जा, भवन, खाना पकाने, ईंधन के रूप में, परिवहन के रूप में, ये सभी जितने भी चीजें हैं उनके लिए बहुत अधिक क्या करती है, मांग पैदा करती है। और मांग जहां पर होता है तो जनसंख्या जैसे बढ़ गई तो मांग पैदा ही होगी, और इसी प्रकार से क्या है प्रदूषण का काम है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में उत्तरजीविता वक्र का पैटर्न क्या होता है? अत्यधिक उत्तल, अत्यधिक अवतल, विकिरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अत्यधिक उत्तल। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या के वास्तविक आला को चौड़ा करता है? अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, शिकार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा क्या करते हैं, जनसंख्या के वास्तविक आला को चौड़ा करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों,
जनसंख्या में से जन्म व मृत्यु दर, लिंग अनुपात, साक्षरता दर के वैज्ञानिक अध्ययन में रत व्यक्ति को जाना जाता है। जीवनी लेखक, भूजननांकी, मानव चित्रकार, भौगोलिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जाना जाता है दोस्तों उस व्यक्ति को भूजननांकी के नाम से जाना जाता है। जननांकी जनसंख्या की सामान्य गति और भौतिक रूप से जो सामाजिक तथा बौद्धिक दशाओं का गणितीय ज्ञान को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक जनसंख्या के विखंडों में प्रजनन शक्ति पृथकत्व को कहते हैं। जनसंख्या विचलन, दरार युक्त विचलन, सिम्पैट्री, एलोपैट्री, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सिम्पैट्री। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार रेड पांडा की स्थिति क्या है? क्रांतिक रूप से संकटापन्न प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, सुभेद्य प्रजाति, संकटापन्न प्रजाति। तो यहाँ पर जो रेड लिस्ट है दोस्तों, IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार जो रेड पांडा की स्थिति क्या है, ये संकटापन्न प्रजाति के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों एवं उनकी संबद्धता का सही युग्म है? आर्किड एक पेड़ पर पराश्रयिता, राइजोबियम की गांठों में सहजीविता, अमरबिल दुरंत पर बाह्यश्रयिता, शी एनिमोन हर्मिट क्रेब पर कॉमन सेलिज्म, या फिर बी और डी दोनों। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ई बिल्कुल सही है, बी और डी दोनों है। यहाँ पर दोनों क्या चीज है दोस्तों, यहाँ पर सही युग्म है, बी और डी है क्या है, दोनों सही युग्म है यहाँ पर, है ना। राइजोबियम की गांठों में सहजीविता होता है और शी एनिमोन हर्बिट क्रेब पर कॉमन सेलिज्म होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, किसी स्थान की जनसंख्या निम्न कारकों में से किसके द्वारा प्रभावित होती है? अनुकूल क्षमता पर, जन्म दर पर, प्रवासी पर, मृत्यु दर पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रभावित होती है, किसकी जो जनसंख्या है वो प्रभावित होता है, तो ये अनुकूल क्षमता पर भी प्रभावित होता है, जन्म दर भी प्रभावित होता है, प्रवास पर भी प्रभावित और मृत्यु दर पर, तो ये सभी है वो आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सभी कारक हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 2001 में, 1961 में, 1951 में, 1947 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1951 में भारत में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था। दोस्तों ये सभी प्रश्न है प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए और प्रयोगशाला परिचालक के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, जर्मन, जापानी। तो जो क्लाइमेट शब्द है दोस्तों वो किस भाषा से लिए गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रीक भाषा से है वो क्लाइमेट शब्द है उसको लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डोडो क्या है? लुप्त पक्षी है, खाद्य पदार्थ है, दर्शनीय स्थल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर डोडो क्या है दोस्तों, ये है आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लुप्त पक्षी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सतत विकास के लिए क्या क्या आवश्यकता है दोस्तों, तो ये उपयुक्त सभी है वो आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सतत विकास के लिए हमें जैविक विविधता का संरक्षण करना पड़ता है, प्रदूषण का निरोध करेंगे और उसका नियंत्रण करके रखेंगे तो, और निर्धनता को घटाएंगे तो ये एक रूप से सतत विकास का कार्यक्रम के हिस्से हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? नीला, हरा, लाल, नारंगी।
तो यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों दृश्य प्रकाश में, तो वो लाल रंग में सर्वाधिक क्रिया है वो होती है, और जो आपका जो बैगनी रंग होता है दोस्तों वॉयलेट है, उसमें कम होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, वो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में, केरल में, कोंकण में या फिर तमिलनाडु में? तो यहाँ पर पलाचीमाड़ा है दोस्तों, वो आपके केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित रखता है? नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नव नियतिवादी अवधारणा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सतत व स्थायी विकास है दोस्तों, वो नव नियति अवधारणा के ऊपर संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सतत विकास का, स्वच्छता वर्ष का, नव संरक्षण वर्ष या फिर जल संरक्षण वर्ष? तो यहाँ पर 2002 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो वर्ष 2002 है उसको सतत विकास दर है वो उसके लिए घोषित किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या फिर सामाजिक संसाधन? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक इकाई जैव समूह कहलाता है? संक्रमण, इकोटोन, अनुक्रम, सक्सेशन, चरम अवस्था, क्लाइमैक्स या फिर क्रम की शिडल? यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, चरम अवस्था, क्लाइमैक्स। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार करना है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय या फिर ज्वालामुखी क्रियाएं? उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3, 4? तो यहाँ पर दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के कार्बन चक्र में ना जो आपका C2 चक्र है, C2 चक्र है कार्बन चक्र जिसको बोलते हैं, वो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है ना, उसको कौन कौन है वो जोड़ती है वायुमंडल में? तो ये बताना है। प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों ऑक्सीजन है वो निकलता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। श्वसन के माध्यम से जो CO2 है वो निकलता है। जैव पदार्थों के अपक्षय होने से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनता है, और ज्वालामुखी क्रियाएं होती तो उससे भी दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 2, 3 और 4 सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या फिर नाइट्रोजन चक्र में? तो यहाँ पर जो सौर विकिरण है दोस्तों मतलब सूर्य की किरण है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है? वो जल चक्र में निभाता है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर सूर्य पड़ता है वो जल को क्या करता है ऊपर भाप के रूप में है वो ले जाने में मदद करता है। जो तालाब है, सागर है, उसमें वाष्पन करने के लिए है ना, जो वाष्पन की क्रिया करने के लिए क्या आता है सूर्य की किरणें हैं उनकी आवश्यकता होती है, और ये ऊपर में जलाकर वाष्पन होने की वजह से ये मेघ के रूप में, बादलों के रूप में संघनित हो जाता है, और संघनन की क्रिया के द्वारा है दोस्तों वो वाष्प है वो वर्षा के बूंदों के रूप में फिर से हुए जमीन में गिरता है। तो ये एक चक्र है वो चलता रहता है। तो ये जल चक्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी सीक या फिर द फ्यूचर वी हैक? तो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था दोस्तों? तो आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। जो द फ्यूचर वी वांट है ये इसका प्रमुख शीर्षक रहा था। यह सम्मेलन है दोस्तों आपका ब्राजील के जो रियो है, ब्राजील है ना, वहां पर रियो है, उसमें आपका 1992 में क्या है
इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था और पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद, है ना, ये पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष के बाद 2012 में ब्राजील के रियो में किया गया था। इसलिए इसे रियो 20+ घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, जिसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा की माप निर्भर करती है हवा के दाब पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर या फिर ताप क्रम पर। तो यहाँ पर वर्षा की जो माप है दोस्तों वो किसके ऊपर निर्भर करती है? ये वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो 20+ सम्मेलन क्या है? यह धारणीय विकास पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन है, यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय बैठक है, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकार पैनल का सम्मेलन है, या फिर यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, रियो +20 सम्मेलन क्या था? तो यह धारणीय विकास दर सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन था वो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 2005 में, 2000 में, 1999 में या फिर 1997 में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1997 में पृथ्वी सम्मेलन +5 है उसका आयोजन है वो किया गया था। ये भी सम्मेलन है वो ब्राजील के रियो में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष बाद न्यूयॉर्क में किया गया था। इसलिए इसे रियो +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य एजेंडा 21 के मानकों पर मूल्यांकन करना था। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, 30वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर आयतन मंडल में? तो यहाँ पर ओजोन गैस है दोस्तों उसको सर्वाधिक रूप से उसका परत है वो कहाँ पर, कौन से मंडल में पाया जाता है? तो ये आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन गैस का जो सर्वाधिक रूप से संकेंद्रण या फिर केंद्रीकरण कहाँ पर होता है? समताप मंडल में किया जाता है। इसका 90% भाग समताप मंडल में रहता है और 10% भाग क्षोभ मंडल में क्या है, उपस्थित रहता है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।